नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ विद अजय गौर में। अभी तक आपने जो है क्लास 10th का NCERT बुक से अभी तक लेसन 2 पढ़ चुके हैं। मतलब अब पढ़ने वाले हम लोग 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट नहीं देखा है तो उसको आप हमारे प्लेलिस्ट से जा करके देख सकते हैं, ताकि आपको ये लेसन 3 वाला जो है बेहतरीन तरीके से समझ में आने लगे। ठीक है, तो चलते हैं, इसमें करते हैं। अब इसमें देखिए पढ़ने वाले हैं क्या हम लोग, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। मतलब दो चर मतलब दो वेरिएबल एक्स वाई पी क्यू, ऐसे कुछ भी हो सकता है, ए बी, आप जिस तरह से मतलब मानना चाहें, ठीक है, उस तरह से हो सकता है। लेकिन दो वेरिएबल मानना है, यानी दो चर मानना है हमको। ठीक है, एक्स और वाई के पद में। अब देखिए कई लोग ऐसे हैं, हम ही आप लोगों में से सभी लोग हैं जो पढ़ते हैं इसको रैखिक समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण को या एक ही चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व तो कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में वो जानते नहीं कि कहाँ पे यूज इसको करना है। तो आज आप इस बारे में सीखेंगे कि इसका यूज आखिर कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, क्यों किया जाता है। इस तरह से सारी चीज़ें आपको आज पता चलेंगी। ठीक है, तो आप वीडियो को देखते रहें। और देखिए आपका जो लेसन नंबर 3 है उसका फर्स्ट पेज से ही शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपका लिखा है, सब कुछ समझाया है। आप चाहें तो उसमें वहाँ से भी समझ सकते हैं, वैसे मैं समझाने वाला हूँ तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो पे बने रहें और आगे चलते देखते हैं। बेहतरीन तरीके से सीख लेंगे एक बार तो आपको बार बार सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, फिर आप खुद सिखाने लगेंगे किसी को। देखिए यहाँ पे अखिला जो है वो अपने गांव के एक मेले में गई थी। ठीक, वहाँ पे एक झूला भी लगा था, चरखी लगा था, और फिर जाके वहाँ पे एक हुपला वाला खेल था। हुपला खेल मतलब इसमें डालते हैं वस्तु को, गोले में डाल देते हैं तो वो वस्तु आपका हो जाता है, वो हुपला खेल। ठीक है, तो उसमें चरखी भी वो चाहती थी और हुपला भी खेलना चाहती थी। और देखिएगा उसमें जो है उसने कहा है आगे कि खेलना चाहती थी, जितनी बार उसने हुपला खेला उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। कह रहा है ना कि जितनी बार हुपला खेला है उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की है, ये याद रखिएगा। यदि प्रत्येक बार सवारी के लिए कह रहा है कि एक बार चरखी की सवारी करती है तो 3 रुपया देना पड़ता है, और हुपला खेलती है यदि तो 4 रुपया एक बार का देना पड़ता है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आया होगा। चलिए, और फिर जाके आगे कह रहा है कि पूरा टोटल रुपया जो खर्च करती है वो 20 रुपया खर्च करती है। अब इसमें आपको ये बताना है कि उसने जो है अलग अलग कितना बार सवारी किया है और कितनी बार हुपला खेला है। तो इस चीज़ को निकालने के लिए आप अपना तरीका, कई तरीका लगा सकते हैं, अपने दिमाग से सोच सकते हैं, अलग अलग मान ले करके कि इतनी बार खेलेगी तो कितना रुपया लगेगा, उतनी बार हुपला चरखी चढ़ेगी तो कितना रुपया लगेगा। उन सारी रुपयों को जोड़ करके आप इक्वल कर सकते हैं, 20 रुपये बना सकते हैं। लेकिन ये हमको लगता है कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉसिबल वाला काम हो जाएगा, मतलब खोज ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमको यूज करना पड़ता है समीकरण को, वो भी क्या, बीजगणितीय समीकरण, जिसमें वेरिएबल होते हैं। ठीक है, तो एक्स वाई दो वेरिएबल मान सकते हैं इसमें। जैसे इसमें चरखी के लिए अलग इतनी मान लीजिए कि चरखी की सवारी कितनी बार किया उसको एक्स मान लेना है, और जितनी बार हुपला खेला है उसको वाई मान लेना है। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस सारी चीज़ों को हम लोग सीखेंगे इसमें। चलिए आगे देखते हैं। और इसी में देखिए आगे जब कहा था तो इसमें देखिए मानने के लिए कहा है, तो पेज नंबर 43 है। इसमें देखिए मानने के लिए क्या कहा था, कहे ना कि सवारी की संख्या मान लीजिए कि x है, और मान लीजिए कि y बार जो है उसने हुपला खेला है। तो इसका मतलब क्या कि हुपला जितनी बार खेला है उसकी आधी बार जो है उसने सवारी की है। देखिए आधी बार 1/2x हो गया, यानी कि y बराबर हो जाएगा 1/2x। ठीक है, और फिर जाके ये भी कहा था कि यदि मान लीजिए x बार सवारी की है और y बार हुपला खेली है, तो इसका मतलब सवारी एक बार कर रही थी 3 रुपया देना पड़ रहा है, और 4 रुपया देना पड़ रहा है एक बार हुपला खेलने का। ठीक है, तो यानी कि 3 रुपये के हिसाब से x बार यदि सवारी की तो 3x हो जाएगा, और यदि 4 रुपये के हिसाब से y बार हुपला खेली है तो 4y हो जाएगा ये। ठीक है, और इन दोनों
रुपयों को जोड़ने पर कुल रुपया कितना आना चाहिए, 20 रुपया आना चाहिए। तो यही चीज़ यहाँ पे जो है आपका समीकरण नंबर 2 कहा है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब इन्हीं दोनों समीकरण को यदि हम सॉल्व कर लेते हैं तो x का मान जो आएगा वो हुपला सवारी किए गए संख्या हो जाएगा और y का जो मान आएगा वो हुपला खेले गए संख्या हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, इसको भी हम लोग आगे और भी लगाएंगे, इसको किस तरह से लगाएंगे सारी चीज़ें समझेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे कुछ और भी दिया है कि 2 चरों वाले में रैखिक समीकरण युग्म, मतलब 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म किस तरह से होते हैं वो सारी चीज़ें हमको पढ़ना है इसमें। देखिए ठीक है, तो देखते हैं इसमें आपके काम लायक होंगी तो कुछ समझा देते हैं, नहीं तो आगे चलते हैं और आगे कुछ समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत जल्द ही हम लोगों को एक्सरसाइज भी शुरू करना है, तो इसको हम लोग कर लेते हैं आगे। देखिए अब इसमें जो है कोई भी रैखिक समीकरण, मतलब आप समझ पा रहे हैं कि रैखिक समीकरण इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा चुके हैं कि रैखिक समीकरण आखिर होता क्या है। ठीक है, तो एक बार और बता दूं कि ax + by + c = 0 के रूप का जो भी समीकरण होगा उसको रैखिक समीकरण कहेंगे, जहाँ पे a और b और c का मान जो है वो वास्तविक संख्याएं होंगी। a और b कभी भी शून्य नहीं होगा, ये याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक समीकरण दिया था कि 2x + 3y = 5। ठीक है, इसको यदि प्रूव करना है तो यहाँ पे मान रहा है कि x = 1 रख दीजिए और y = 1 रख दीजिए। इस तरह से ये अपनी तरफ से माना है और उसको मान को रखा है, तो देखिए जो आया है बायां पक्ष से सॉल्व करना शुरू किया है। ठीक है, तो दायां पक्ष आ गया है, इसका मतलब ये x = 1 और y = 1 जो है इस समीकरण को संतुष्ट करता है, यानी कि यही इस समीकरण का मान होगा। इस समीकरण मान अलग अलग भी होगा। ठीक है, यानी कि इस बात से हम लोग ये समझेंगे आगे कि कोई भी बिंदु जब होता है x = 1 था, y = 1 था, तो ये एक बिंदु बना। जब आप इसको निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे तो उस बात को आप वहाँ पे समझेंगे कि बिंदु क्या होता है। तो एक जो बिंदु होगा वो इसी रेखा पे होगा। ठीक है, जो समीकरण था, ठीक है, उसके हिसाब से। अब इसके लिए अलग अलग बिंदु भी होंगे, मतलब क्योंकि कई बिंदुएं जब मिलती हैं सीधी रेखा में तभी तो सरल रेखा एक बनता है कि नहीं, रैखिक समीकरण बनता है। तो एक बिंदु से लेकर के दूसरे बिंदु के छोर तक यदि दोनों को मिला दें, हम लोग दोनों को मिला देते हैं तो यही जो है एक रैखिक समीकरण बन जाता है इस तरह से। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को समझना है। और इस रैखिक समीकरण पे अनेक बिंदु हैं, ठीक है, जिनका अलग अलग मान है। तो लेकिन इससे बात यही सिद्ध होता है कि कोई भी रैखिक समीकरण का जो मान होगा, जो प्रूव कर देगा, जो मान होगा वो इन्हीं रैखिक समीकरण का सिद्ध में होगा, एक रेखा पर वो बिंदु स्थित होगा। ठीक है, या सभी बिंदुओं को मिला करके जो बनता है सीधी रेखा, उसी को हम लोग रैखिक समीकरण के रूप में देखते हैं। ठीक है, इस बात को समझिएगा। चलिए, इतनी बातें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा भी है कि समीकरण का प्रत्येक हल जो है उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा आप। चलिए आगे चलते हैं और कुछ और देख लेते हैं इसमें कुछ है कि नहीं, बाकी सब समझ लेते हैं। देखिए अब देखिए, ये रैखिक समीकरण यदि मान लीजिए 2 रैखिक समीकरण दे दिया है और उसका पूछा है कि बताइए कि इसका मान क्या होगा इसको सॉल्व करने पर। तो 2 रैखिक समीकरण को सॉल्व करते हैं तो एक कॉमन पॉइंट जो होता है वही उस समीकरण का जो है मान होता है, वही उस समीकरण का आंसर होता है। ठीक है, तो इस बात को समझते हैं। देखिए जैसे 2 रेखाएं होंगी, कोई भी रेखाएं होंगी, मतलब उसको आप समीकरण में लिख सकते हैं। रैखिक समीकरण में 2 समीकरण लिखेंगे और उन दोनों समीकरण का एक कॉमन पॉइंट ढूंढेंगे तो देखिए क्या चीज़ें हो सकती हैं। देखिए वे दोनों जो हैं रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, या तो ये हो सकती है कि इस तरह से हो, तो मतलब एक रेखा ऐसे जाए और एक रेखा यूँ जाए, तो यहाँ पे जो है वो टच कर देगा। दूसरा स्थिति देखिए, दोनों रेखाएं जो है प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, अर्थात वे समानांतर हैं। मतलब दूसरा वाला स्थिति जो दिया है इसमें देखिए एक रेखा जो है वो दूसरी रेखा के समानांतर है, मतलब ये कहीं ना कहीं टच नहीं करेंगी, यहाँ प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरा में लिखा है दोनों रेखाएं जो हैं वो संपाती होंगी। दोनों रेखाएं संपाती का मतलब ये होता है कि जो भी रेखाएं होंगी वो एक ही सिद्ध में होंगी, एक ही रेखा पर बनेंगी। ठीक है, इसी में कई रेखाएं हो सकती हैं ऐसे यूं। ठीक है, तो इस तरह से
कई रेखाएं हो सकती हैं इसमें, उसको बोलते हैं हम लोग संपाती। ठीक है ना। आगे चलते हैं और देखते हैं इसको। तो 3 स्थितियां संभव है दो समीकरण के लिए, या तो वो प्रतिच्छेदित करें मतलब एक दूसरे को कहीं काटें, या हो सकता है कि न काटे दूसरा वाला स्थिति, और तीसरा वाला स्थिति ये है कि उसी वाले समीकरण पे वो दूसरा समीकरण भी हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें 3 चीज़ें पॉसिबल है इसमें। चलिए अब देखते हैं। अब देखिएगा इसमें थोड़ा इस बात को याद रखिएगा कि यहाँ पे जो है दोनों रेखाएं यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो यहाँ पे जो है उसका कॉमन पॉइंट मैक्सिमम एक होगा, एक आंसर होगा। ठीक है, जो भी मतलब होगा आंसर, एक्स का मान होगा और वाई का मान होगा, एक ही कॉमन पॉइंट होगा। ठीक है, अब समांतर यदि हैं, यदि मतलब दोनों एक दूसरे को टच नहीं करती हैं तो इसका मतलब उसका आंसर नहीं आएगा, मतलब कोई भी आंसर नहीं होगा, उसका एक भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, संपाती हैं तो उसका अनेक हल हो सकता है। ठीक है, संपाती का मतलब क्या कि दोनों रेखाएं हैं तो यहाँ पे जो बिंदु उसका होगा पहले वाले रेखा का, वही दूसरे वाले रेखा का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अनेक आंसर हो सकता है, अनेक बिंदुएं हो सकती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा संपाती में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ चीज़ें। देखिए जैसे आगे समझाया है, जो हम लोग अभी हुपला वाला खेले थे खेल, ठीक है, हुपला और सवारी किए थे, तो वहाँ पे उसके लिए एक समीकरण इस तरह से सॉल्व किया है। देखिए जहाँ पे इस बात को समझिएगा कि कैसे यहाँ पे किया हुआ है। वहाँ पे लिखा था कि x y बराबर जो है 1/2x था। ठीक है, यानी कि यदि y बराबर हम लोग करते हैं तो y बराबर लिख सकते हैं कि x/2 समीकरण 1 के लिए। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि x का मान यदि 0 रखते हैं तो देखिए y का मान निकाल ले सकते हैं हम लोग। x के जहाँ पे 0 रख करके तो 0/2 हो जाएगा, यानी y का मान भी 0 आएगा। अब y का मान एक बार 0 रख लीजिए या कुछ भी आप रख लीजिए अपने मन से। याद रखिए कि आप जो भी मान रखेंगे x का, उसी के अनुसार y का मान आएगा। ठीक है, या y का मान रखते हैं तो x का मान आएगा। तो इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है कि यहाँ पे 1 माना है तो हम भी 1 ही मानेंगे, यहाँ पे 2 माना है तो यहाँ पे हम भी 2 ही मानेंगे। आप कुछ भी कर सकते हैं, बस आपको 2 बिंदुएं चाहिए। तो 2 बिंदुएं निकला, एक ठो 0 0 और एक ठो 2 1 निकला। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। दूसरा समीकरण आपका था 3x + 4y, ऐसे ही कुछ था, 3x + 4y बराबर 20 था। ठीक है, तो यहाँ पे यदि y का मान आप निकालना चाहें तो y बराबर यही लिखेंगे कि 20 - 3x/4, यही लिखेंगे। तो इसका मतलब यहाँ से देखिए x का मान यदि 0 रखते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि x बराबर 0 रखना आते हैं। यहाँ पे x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 5 आ जाएगा। अब x बराबर यदि 20/3 रखते हैं, 20/3, या y का मान देखिए, y का मान यहाँ पे 0 रखा है तो x का मान जो है 20/3 आ गया है। y का मान यदि 2 रखा है तो x का मान जो है 4 आ गया है। आप इस तरह से x का मान या y का मान दोनों में से एक का मान रखिएगा, दूसरा मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। इसमें आपको ज़रूरी नहीं है कि आप भी 2 रखें या 4 रखें। ठीक है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, आप पहला रखेंगे दूसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा उसका मान। ठीक है, 2 बिंदुएं चाहिए, 2 बिंदुएं चाहिए तो 2 बिंदु हमको यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 बिंदु नहीं 3 बिंदुएं वो मिल चुका है, आपके अनुसार देख लीजिए। तो 3 बिंदुओं की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो 2 बिंदुओं से भी काम चला लेंगे। तो आपकी मर्जी, जैसे ही कि 3 बिंदु निकालना चाहे तो 3 निकाल सकते हैं, 4 निकालना चाहें तो 4 निकाल सकते हैं। वैसे 2 ही की आवश्यकता है एक ग्राफ पे दर्शाने के लिए इसको, रेखाओं को। ठीक है, तो देखिए अब पहला वाला इसको दर्शाते हैं हम लोग। इसको दर्शाएंगे जब तो देखिएगा एक तो बिंदु क्या है, एक बिंदु है 0 0। ठीक है, 0 0 यहाँ पे देखिए, और फिर जाके दूसरा बिंदु क्या है 2 और 1, 2 1 है। ठीक है, 2 1 हो गया। अब इसको दर्शाना है तो 0 0 कहाँ होगा, 0 0 यहाँ पे होगा। आपको यदि नहीं समझ में आ रहा है यह बात तो याद रखिए, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। इस बात को आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यानी कि निर्देशांक ज्यामिति में आप इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ लेंगे। ठीक है, लेकिन इसको यहाँ पे समझने का एक बार कोशिश ज़रूर कीजिए। 0 0 का मतलब जहाँ पे x अक्ष ये हो गया y अक्ष और ये हो गया x अक्ष, तो यहाँ पे x अक्ष भी 0 है और y भी 0 है, तो यही तो 0 है यहाँ पे। अब इसके बाद से देखिए 2 और 1 है, 2 1 है तो 2 1 देखिएगा।
2 यानी कि x बराबर क्या 2 आना है, x अक्ष पे 2 आना है, x अक्ष में 2 आ गए, ठीक है। और y अक्ष में कितना आना है 1 आना है, तो y अक्ष में जो है 1 आ गया। और दोनों को मिला दिया, ऐसे सीधा रेखा खींचे और इसके लिए ऊपर सीधा रेखा खींचिए, जहाँ मिला है वही जो है इसका बिंदु है, ठीक है। तो ये बिंदु जो है 2 1 कहलाएगा। अब बात समझ में आपको आया, ठीक है। चलिए दूसरे वाले को देखिए। दूसरे वाले के लिए बिंदु 2 ठो ले लेते हैं, एक ठो 0 और 5, 0 5, देखिए यहाँ पे 0 और 5, एक ठो 4 और 2 लेते हैं। इस 20/3 को ना लीजिएगा, क्योंकि ये एक पूर्णांक नहीं है जिसको हमको यदि ग्राफ पे दिखाना होगा तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, तो इसके वजह से पूर्णांक नहीं है तो इसको नहीं लेते हैं। इस वाले को ले लेते हैं 4 और 2 को, ठीक है। तो 4 2 को ले लेते हैं, 4 और 2 को। तो 0 5 का मतलब क्या है, x अक्ष पे 0 और y अक्ष पे 5, x अक्ष पे 0 हो गया और y अक्ष पे 5 हो गया, तो y अक्ष पे 5 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब इसको जब मिलाएंगे तो आप सीधा इसको ले जाएंगे ऊपर और इसको यहीं पे, तो यहीं पे मिल जाएगा, तो इसका मतलब यही वाला बिंदु जो है 0 5 है, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है 4 2 लिखना है। 4 2 लिखना है तो इसका मतलब x अक्ष पे 4, x अक्ष पे 4 और y अक्ष पे 2, तो y अक्ष पे जो है 2। इसको सीधा रेखा कीजिए, जहाँ पे मिलेगा वही क्या होगा, वही बिंदु होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मिल रहा है, इस बात को आप समझ गए होंगे शायद, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। अब इन सभी बिंदुओं को मिला लीजिए, ठीक है। तो जब देखिएगा, जब आप इस बिंदु को मिलाते हैं, ठीक है, यहाँ से लेकर के, सॉरी इसको इरेज कर देते हैं, हाँ ये देखिए, अब लगाते हैं। तो यहाँ पे यदि मान लीजिए इसको हम करते हैं, एक बिंदु यहाँ से यहाँ गया, यहाँ पे मिलाएं तो इसी के सिद्ध में मिलाइए, देखिए जहाँ तक जाता है वहीं पे सिद्ध में मिलाइएगा, तो सिद्ध तक आप कहीं तक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मान लीजिए आप कर देते हैं इसको, ठीक, एक सिद्ध में हो गया। फिर जाकर दूसरी वाला मिला लीजिए, इसमें दूसरा वाला भी ले लेते हैं, देखिए। तो दूसरा वाला ये वाला था, पहला वाला ये था कुछ, ठीक है। तो ज़्यादा मोटा हो गया है तो इसको आप टेंशन ना लीजिए, पतला वाले से लगाना है वैसे आपको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पतले से ही लगा लेते हैं इसको। ये रहा आपका ग्रीन ले लेते हैं, देखिए यहाँ से लगाना है और यहाँ से ऐसे कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे ये रेखा है। तो अब देखिएगा इसका कॉमन पॉइंट जो है यही वाला है, कॉमन पॉइंट यहाँ मिल रहा है 4 2, इसका मतलब इसका उभयनिष्ठ जो मान है वो 4 और 2 है, 4 और कितना है 2 है, यानी कि जहाँ पे वो काटी हैं वो वाला क्या है, वही वाला स्थिति है, वही वाला मान है, ठीक है। यानी कि इस तरह से ग्राफ बन गया। चलिए इसको जो है क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 3.1 में है, ठीक है। तो आप इसका चिंता न लीजिएगा कि कैसे ग्राफ समझाए हैं, आप एक बार इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए और फिर से समझिए कैसे समझाए हैं, तो आपको ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब ये हो गया उभयनिष्ठ मान, यानी कि 4 2 जो है इसका उभयनिष्ठ मान है, ठीक है। यानी कि x का मान 4 और y का मान 2, यानी कि जो है वो सवारी कितनी बार की है 4 बार और उपला कितनी बार खेली है 2 बार, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है समझ में आया होगा आपको बेहतरीन तरीके से। चलिए आगे देखते हैं और आगे में देखते हैं क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ इसमें उदाहरण दिया है, एक तो समीकरण इस तरह से दिया है, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 यानी उदाहरण नंबर 2 जो है, देखिए रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपये में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी और उसने भी जो है 18 रुपये में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। इस स्थिति को जो है बीजगणितीय तथा ग्राफी या ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको जब करेंगे कि 9 रुपया में जो है 9 रुपया में क्या करी है 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी है। तो मान लीजिए कि जो पेंसिल का दाम है, पेंसिल का दाम x रुपया मान लीजिए और रबड़ का दाम जो है y रुपया मान लीजिए, यानी कि 2 पेंसिल खरीदेगी तो 2x हो जाएगा और यदि 3 रबड़ खरीदेगी तो 3y हो जाएगा और दोनों रुपयों को मिला करके कितना हो जाएगा, ये 9 रुपया होगा, जो समीकरण नंबर 1 दिया है, ठीक है। ये बात समझ में आया आपको। अब यहाँ पे माने हैं हम लोग
पेंसिल का दाम x रुपया और जो रबड़ का दाम है वो y रुपया है। तो यहाँ पे देखिए अब ये जो उसकी सहेली जो सोनाली है वो भी खरीदेगी, देखा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 18 रुपया में वो खरीदती है। 18 रुपये में क्या क्या खरीदती है? 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदती है। तो 4 पेंसिल का दाम 4x हो जाएगा और 6 रबड़ का दाम हो जाएगा 6y, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना रुपया वो दे रही है? कुल 18 रुपया। तो ये जो है समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो इतनी बातें आपको समझ में आए कि किस तरह से यह समीकरण बना है, ठीक है। अब इसी को जो है ज्यामितीय रूप में अथवा ग्राफी रूप में जो है इसको दिखाना है हमको, ठीक है। तो ये ग्राफी रूप में करने के लिए आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x बराबर कुछ लगा लीजिए, x बराबर यहाँ सॉल्व करेंगे, x बराबर देखिए x बराबर या y बराबर कुछ भी, तो x को मान को छोड़ दीजिए, x बराबर कुछ भी रख लीजिएगा, 0 रखिए, 2 भी रखिए, वो 3 रखिए, ऐसे तो y का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो इस वाले मान को, इसको यदि हम लोग करना चाहें तो इसको कर सकते हैं ना इस तरह से कि y बराबर जो है 9 माइनस 2x होगा। देखिए थोड़ा इसको आपको डिटेल में बता देते हैं। देखिए 2x है तो 2x को उस साइड भेज दीजिए, यानी कि 3y बराबर हो जाएगा 9 माइनस 2x, ठीक है। अब 3 के साथ y का गुणा है तो इसका मतलब y बराबर जो होगा 9 माइनस 2x बटे 3, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे जो है आप x का मान कुछ भी रखिएगा, देखिए y बराबर जो है 9 माइनस 2x बटे 3 जो कि आपके सामने दिख रहा होगा, ठीक है। इसको निकाले हैं तो x का मान 0 यदि रखते हैं आप तो y का मान कितना निकल जाएगा? 3। यदि y का मान 0 रखते हैं तो आपका ये और x का मान 4.5 निकल जाएगा। इसी तरह से आप अनेक बिंदु निकाल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी बिंदुएं आप चाहते हैं निकालना, ठीक है। लेकिन फिलहाल इसको दर्शाने के लिए, ग्राफ पे दर्शाने के लिए केवल 2 बिंदु की ज़रूरत है, 2 ही बिंदु से काम चल जाएगा, ठीक है। अब दूसरा वाला समीकरण था, तो दूसरा वाला समीकरण को जब सुधारेंगे तो यहाँ पे देखिए x का मान कुछ भी रखिएगा, लेकिन y का मान क्या आ जाएगा? y का मान 18 माइनस 4x बटे 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यदि x का मान 0 रखते हैं तो y का मान 3 निकलेगा। यदि y बराबर 1 रखते हैं तो x बराबर जो है 3 आएगा, या x बराबर 3 रखते हैं तो y बराबर जो है 1 आएगा। इस तरह से आप x बराबर 2 रख लीजिए तो y का मान कुछ निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपकी मर्जी है कि आप कितना बिंदु निकालना चाहते हैं। फिलहाल यहाँ पे इसको ग्राफ पे दर्शाने के लिए केवल 2 बिंदुओं की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस बात को आप समझिएगा। चलिए आगे कर लेते हैं और इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है 2 बिंदु निकला था, एक निकला था क्या क्या, एक आपका दिख रहा होगा यहाँ पे क्या है 0 और 3, और एक तो 4.5 0, यानी 4.5 और 0। और इस वाले रेखा के लिए क्या था 0 और 3, और इसका 3 1, ठीक है। तो इसको दर्शा लेते हैं। तो 0 3 को जब दर्शाएंगे 0 3 और क्या 5 0 को दर्शाएंगे तो देखिए 0 3 कहाँ आएगा? 0 मतलब x अक्ष पे 0, y अक्ष पे 3, तो x अक्ष पे जो है 0 और y अक्ष पे 3, तो यहाँ पे 3 आया है, ठीक है, ये हो गया। तो अब इसको इन दोनों बिंदुओं को जो है मिलाएंगे आप तो ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए इस वाले में देखिएगा 0 और 3 है, 0 3 और 3 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 3 और 3 1 को दर्शा लीजिए। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा 5 और 0 भी दर्शाना था ना, तो 5 0 कर लीजिए, 5 यानी x अक्ष पे 5 कर लीजिए। x अक्ष पे कहाँ है 5, 0 3 था ये, सॉरी 0 3 तो यहाँ पे 3 हो गया, ठीक। और 0 5 0 है तो 5 आ गया यहाँ पे 5.5 4.5 था, सॉरी यहाँ पे जो देखिए छुप गया है 4.5 है, हमको लगा 5 है, तो 4.5 है। तो 4.5 देखिए 4 के बाद यहाँ पे 4 और 5 के बीच में जो होगा 4.5 आएगा, ठीक है। तो इस वाले बिंदु को और इस वाले बिंदु को मिला लीजिए, तो मिला लेते हैं इसको, ये वाला देखिए इसको मिला लिए, यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा हो गया है, देखिए इसको जो है
मिला लेते हैं हम लोग, ये रहा, मिल गया, ठीक है, ये यहाँ पे मिल गया। अब देखिए आगे करते हैं। आगे दूसरा वाले में क्या है, 0 3 और 3 1 है। तो 0 3 देखिएगा, 0 3 कहाँ पे है, 0 3 देखिएगा, 0 3 मतलब 0 होगा x अक्ष पे और y अक्ष पे 3 होगा, तो ये भी यहीं पे है, ठीक है। और फिर जाके 3 1 देख लीजिएगा, तो 3 1 देखते हैं कहाँ पे, 3 1 मतलब 3 x अक्ष पे और 1 जो है y अक्ष पे, और इन दोनों को ऐसे करेंगे और ऐसे मिलाएंगे तो ये कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे, तो ये हो गया। अब इसको भी मिलाएंगे तो आप मिला सकते हैं आप इसको कैसे, इस तरह से, यहाँ पे ही है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो इसको भी मिला सकते हैं आप इस तरह से। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दोनों जो समीकरण हैं, दोनों रैखिक समीकरण, वो एक ही लाइन पे वैरी कर रहे हैं। इसका मतलब इसका जो मान है वो ज़्यादा होगा, अनंत होगा, मतलब कईयों मान होगा, ठीक है। ये सभी के सभी जो मान होंगे, ये पहला वाला समीकरण का, वही दूसरा वाले समीकरण का भी मान होगा, यानी कि कॉमन पॉइंट बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ये एक ही लाइन पे है। जितना कॉमन पॉइंट पहले वाले का होगा, पॉइंट होगा, वो सभी कॉमन होगा किसके लिए, दूसरे वाले के लिए। ये सारी चीज़ें जो हैं इसके लिए है, ठीक है। तो इसका मान जो है अनेक होगा, यानी कि ये जो दोनों रेखाएँ हैं वो रेखाएं क्या हैं, ये दोनों रेखाएं जो हैं वो रेखाएं समपाती हैं, ठीक है। इस तरह समझ पा रहे हैं आप। चलिए इसके आगे देखते हैं, इसके आगे क्या चीज़ है सॉरी, इसके आगे देखिए लिखा है ये वाला, तो इसको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा नहीं, इस बात को आप समझिए कि किस तरह से ये वाला चीज़ फिगर बना हुआ है। इसके लिए भी 2 टेप जो है रैखिक समीकरण दिया है और उसको जो है ग्राफ पे दर्शाया गया है। तो ग्राफ पे दर्शाया गया है तो 2 अलग अलग जो रेखा निकला है, ठीक है, 2 अलग अलग, और उसको जो है हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला रेखा ये होगा, दूसरा वाला ये होगा, और दोनों जो हैं ये दोनों रेखाएं एक दूसरे से समानांतर हैं, यानी ये जो हैं कहीं पर भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। इसका मान इसका मतलब इनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, कोई कॉमन पॉइंट नहीं, ठीक ना, यानी कॉमन पॉइंट, तो कॉमन पॉइंट नहीं है, ठीक है, कॉमन पॉइंट नहीं है कोई, याद रखिएगा, इनका कोई मान नहीं है दोनों का, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है बेसिक चीज़ आपके लिए मैंने आज आपको करवाया, और इसके आगे जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको जो है बेहतरीन तरीके से समझाने का कोशिश करूँगा, और मुझे ये उम्मीद है कि ये जो कॉमन चीज़ें जो हैं आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। यदि समझ में आए तो लाइक तुरंत करें और सब्सक्राइब भी कर लें यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद।